वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि टैक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, इट मींस कि टैक्स का मीनिंग क्या है, और हमने तीन बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें से एक था असेसिंग, सेकंड था तुम्हारा असेसमेंट ईयर और थर्ड था तुम्हारा प्रीवियस ईयर। जो कि मैंने तीनों चीज का तुमको मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि जो असेसिंग होता है इट मींस कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है या इंटरेस्ट का पेमेंट करता है पेनल्टी का, उसको हम बोलते हैं असेसिंग। सेकंड हमने देखा था असेसमेंट ईयर कि असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, तो इसका हमने डेफिनेशन देखा था। और थर्ड हमने देखा था प्रीवियस ईयर कि प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है। और मैंने तुमको बताया था कि जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। हमारे सिलेबस के हिसाब से मैंने तुमको बताया था प्रीवियस ईयर क्या है, 2019 एंड 20, जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था, 31 मार्च 2020 को। और हमारे सिलेबस के हिसाब से असेसमेंट ईयर क्या है, तो असेसमेंट ईयर है 2021, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को, और खत्म कब होगा, तो खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो कल हमने तीन चीज का डेफिनेशन देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट कि असेसिंग मतलब जो टैक्स का पेमेंट करता है, इसका हमने डेफिनेशन देखा था, जिसका कि सेक्शन था सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा था असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, इसका भी हमने देखा डेफिनेशन। उसका सेक्शन क्या था, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। और लास्ट में हमने देखा था डेफिनेशन प्रीवियस ईयर का, जिसके लिए सेक्शन था सेक्शन 3। और ये सब सेक्शन कौन से एक्ट का है, तो इनकम टैक्स एक्ट का। तो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, तीन चीज का डेफिनेशन, असेसिंग, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब उसके बाद आज के लेक्चर में हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या है टैक्स के अंदर। सबसे पहले तो कल हमने टैक्स का मीनिंग देखा कि टैक्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, कि जिससे गवर्नमेंट हम जैसे लोगों से टैक्स लेता है इनकम के ऊपर, और उस पैसे को खर्चा करता है हमारे वेलफेयर के लिए। रोड्स बनाता है, ब्रिज बनाता है, डैम बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, एक्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे। आज हम देखते हैं कि टैक्स कितने टाइप का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, कि टैक्स का 2 टाइप है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसको बोलते हैं टैक्स ऑन इनकम, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है इसको बोलते हैं टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्ट टैक्स है टैक्स ऑन इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब हम अपने इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स का पेमेंट करेंगे तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, और जब हम गुड्स एंड सर्विस के ऊपर कोई भी टैक्स का पेमेंट करेंगे तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके लिए जो डायरेक्ट टैक्स किस पे होता है, टैक्स ऑन इनकम, इसके लिए डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। कि डायरेक्ट टैक्स का और एक नाम है इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये होता है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था बहुत सारे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हुआ करता था सर्विस टैक्स, पहले हुआ करता था वैट। तो ये सब टैक्सेस को हटा के, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सब टैक्सेस को हटा के गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। तो ये हमारा डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। फिर से टैक्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम के ऊपर जो हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्स को और क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। सेकेंड साइड है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स मीन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो टैक्स हम गुड्स एंड सर्विसेज पे पे करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स,
और इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों गुड्स एंड सर्विस टैक्स? अरे यहाँ पे हम इनकम पे टैक्स पे कर रहे थे इसलिए इनकम टैक्स, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स पे कर रहे हैं इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। तो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को? मतलब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में क्यों और गुड्स एंड सर्विस को इनडायरेक्ट क्यों? बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स में हमको पता होता है कि हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये टैक्स ऑन इनकम है। मेरा इनकम ज्यादा होगा तो मेरे को ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना है, मेरा इनकम कम होगा तो मेरे को कम टैक्स का पेमेंट करना है। ऊपर से गवर्नमेंट ने स्लैब रेट्स बना के रखे कि अगर तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर इनकम है तो तुमको कोई टैक्स ही नहीं देना, अगर तुम्हारा वो इनकम क्रॉस होगा तब तुमको टैक्स का पेमेंट करना है। तो इसीलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमको पता होता है कि हमारा इनकम कितना है और उस इनकम पे हमको टैक्स का कितना पेमेंट करना है। तो इसलिए इनकम टैक्स इज ऑलवेज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं इनकम टैक्स को, बिकॉज हमको पता होता है कि हमारा इनकम क्या है और हमको गवर्नमेंट को उस इनकम पे कितना टैक्स देना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी टैक्स हम गुड्स पे पे करते हैं या जो भी टैक्स हम सर्विस पे पे करते हैं, हम पे भी कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता हमने कितना टैक्स का पेमेंट किया। एक सिंपल सा एग्जांपल, हम सब ने शॉप पे जाके नोटबुक परचेज किया, सबने किया है। हम जाते हैं दुकान पे, दुकान वाले को बोलते हैं शॉपकीपर को कि हमको A4 साइज का नोटबुक चाहिए, वो हमको नोटबुक देता है। हम उसको पूछते हैं कितना प्राइस है, तो मान लो बोला कि 40 रुपीज प्राइस है नोटबुक का। अब ये 40 रुपीज में हमने उसको टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं कि 40 रुपए में से नोटबुक का दाम कितना है और टैक्स का दाम कितना है, क्योंकि वहां पे बाइफरकेशन नहीं है। तुम कोई भी नोटबुक देखो या कोई भी बिस्किट देखो या कोई भी खाने पीने का कमोडिटी देखो जो भी मार्केट में बिकता है, सबका एमआरपी लिखा होता है। किसी का 5 रुपया, किसी का 10 रुपया, किसी का 40 रुपया, किसी का 100 रुपया। और तुम एक चीज देखना हमेशा कि एमआरपी के नीचे चाहे 5 हो, 10 हो, 40 हो, 100 हो, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या? हमने जो 5 रुपया दिया वो गुड्स के लिए, या हमने जो 10 रुपया दिया वो गुड्स के लिए, चाहे नोटबुक हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे चॉकलेट हो, कुछ भी हो। बहुत से टाइम तुम टिकट लेते हो ट्रेन का, बस का, वहां पे भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो तुम कोई भी चीज लो, कोई भी गुड्स लो, कोई भी सर्विसेस लो, चाहे उसका दाम 5 रुपया हो, 10 हो, 40 हो, 100 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, अगर ऐसा नीचे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब हमने वो गुड्स के लिए टैक्स का पेमेंट किया। आज तक तुमने भी बहुत नोटबुक खरीदा होगा दुकान पे जाके, बिस्किट लिया होगा, चॉकलेट लिया होगा, अदर कमोडिटी लिया होगा, और तुमने दुकानदार को पैसा दिया होगा 40, 50, 100, 150 जो भी दिया होगा। हर प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी के नीचे ये लिखा तुमको मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुमने नोटबुक के लिए जो 40 रुपया दिया दुकान वाले को, उस 40 में से टैक्स कितना है? उस 40 में से 1 रुपया टैक्स है कि 2 रुपया टैक्स है कि 3 रुपया टैक्स है, ये हमको पता ही नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 40 रुपया दुकानदार को दिया, तो 40 रुपया खाली नोटबुक का दाम नहीं है, वो 40 रुपया नोटबुक का दाम है प्लस टैक्स है। अब देखो, हमने टैक्स दे भी दिया दुकानदार को, दुकानदार वो टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट को, और हमको पता भी नहीं चला कि हमने कितना टैक्स का पेमेंट किया। तो इसके लिए जो भी टैक्स हम गुड्स एंड सर्विस पे पे करते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हमने कितना टैक्स दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पता होता है, जब पता है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पता नहीं होता है, और हमने वो टैक्स दुकानदार को दिया, दुकानदार किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो इसके लिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स पे किसने किया? हमने, कस्टमर ने, लेकिन हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने किसको दिया? दुकानदार को, दुकानदार देगा गवर्नमेंट को। इसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि हम टैक्स देते हैं लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। हम किसको देते हैं? दुकानदार को। दुकानदार आगे अपना रिटर्न फाइल करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है? ऐसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में मेरा जितना इनकम होगा मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को उतना टैक्स का पेमेंट करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है।
हम दुकान से गुड्स खरीदते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, अब दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाएगा, ये उसका ड्यूटी है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में हमको पता होता है कि हमको कितना टैक्स का पेमेंट करना है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम टैक्स, कि इनकम के ऊपर टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो भी नहीं पता होता है कि हमने कितना टैक्स का पेमेंट किया। जैसे 40 रुपए का नोटबुक लिया तो हमको पता ही नहीं है कि 40 रुपए में से हमने टैक्स के लिए कितना पे किया, 2 रुपया 3 रुपया कितना। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो फिर से एक सिंपल सा चीज कि टैक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 2 पार्ट्स में, वन है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑन इनकम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है, बिकॉज हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं जो भी टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम शॉपकीपर को पे करते हैं, वो जाके गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो इनडायरेक्टली हुआ। अरे हमने डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को दिया नहीं, हमने किसको दिया, दुकानदार को, वो देता है गवर्नमेंट को। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब जो सेमेस्टर 5 का सिलेबस है TY.com का, उसमें सेमेस्टर 5 में तुमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है डायरेक्ट टैक्स सेम 5 में, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये तुमको स्टडी करना है सेमेस्टर 6 में, इनडायरेक्ट टैक्स GST के बारे में। और जो तुम्हारा सेमेस्टर 5 है ये तुमको सेमेस्टर 5 के अंदर तुमको स्टडी करना है डायरेक्ट टैक्स। तो अभी से लेके जब तक भी सेमेस्टर 5 के लेक्चर्स है तो हमारे वो होंगे डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, और जब सेमेस्टर 6 के लेक्चर्स होंगे तो वो तुम्हारे होंगे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, GST के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हमको ज्यादा फोकस किस पे रखना है, तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, बिकॉज ये हमारा सेमेस्टर है, सेमेस्टर 5 का सिलेबस है ये डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इस पे कब फोकस किया जाएगा, जब हम सेमेस्टर 6 के लेक्चर्स बनाएंगे तब। तो ये था हमारा टैक्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर मैंने डायरेक्ट टैक्स में तुमको क्या बताया कि हम इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो ठीक है, तो अब हमको सबसे पहला काम क्या है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ये देखना कि कितने प्रकार के इनकम होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम। मतलब अगर मैं आज तुमको बोल दूं कि तुम जाओ मार्केट में और पैसा कमाओ, तो तुम कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हो, ये होता है इनकम। और उस इनकम पे जो हम टैक्स पे करेंगे उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो अब हम देखते हैं कि जो इनकम है ये इनकम कितने टाइप का है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम जो भी बात करेंगे सब बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। और डायरेक्ट टैक्स में भी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स। तो इनकम के ऊपर टैक्स, अरे पहले इनकम पता चलेगा तब तो हम टैक्स निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार का इनकम होता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो ये सर हमने लिखा है कि इनकम के कितने टाइप है, तो टोटल तुम्हारा 5 टाइप्स के इनकम होते हैं। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल चाहे कि वो मार्केट में जाके पैसा कमाए तो यही 5 तरीका होता है पैसा कमाने का, बाकी और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का दुनिया में। ये 5 तरीके से कोई भी इंडिविजुअल अपना इनकम कमाता है। और ये 5 तरीका है क्या, तो पहला तरीका है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा तरीका है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा तरीका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और 5वां तरीका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो नीचे लिखा है IFS, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम सैलरी का, या IFX भी शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, या IFBNP तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, या IFCG तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, और या IFOS तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि जाओ मार्केट में पैसा कमाओ, तो यही 5 तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो। या जो भी लोग आज के डेट में पैसा कमाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कमाते हैं या कोई तुम्हारा फ्रेंड कमाता है, तो यही 5 तरीके में से एक तरीका होता है पैसा कमाने का, बाकी कोई अदर तरीका है नहीं। तो ये 5 तरीका मैंने तुमको पढ़ के बताया। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या है 5 टाइप्स। चलो, सबसे पहला तुम्हारा यहाँ पे टाइप है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे बेसिक तरीका पैसा कमाने का क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, एजुकेशन कंप्लीट होगा, अब मैं तुमको बोलता हूं या तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि जाओ पैसा कमाओ, अर्निंग करो, तो सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि मैं कहीं पे जॉब पकड़ूं, कि कोई कंपनी में या किसी कॉल सेंटर में
या किसी छोटे मोटे फॉर्म में कहीं पे भी जाके मैं जॉब पकड़ लूं। जब तुम जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए और तुमको जॉब पे रख लिया। जब तुम जॉब पे जाते हो तो जो जिसने तुमको जॉब पे रखा है, मतलब जिसने तुमको काम दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। कि जिसने तुमको काम दिया है वो जैसा बोलेगा तुमको वैसा करना पड़ेगा, तब जाके तुमको सैलरी मिलेगा। और तुमने काम एक्सेप्ट किया तो तुमको क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली पता होता है लोगों को कि जो काम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। और हमको काम मिला तो हमको क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉय। तो तुमको अगर मार्केट में भेजा जाए पैसा कमाने को, तो सबसे बेसिक तरीका जो तुम्हारे दिमाग में होगा यही होगा पैसा कमाने का, कि मैं जाके कहीं पे जॉब पकड़ लूं। जैसे ही तुम जाके जॉब पकड़ोगे, जो तुमको काम देगा, तुम्हारा जो मालिक होगा, बॉस होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा एम्प्लॉयर और तुम क्या हो जाओगे? एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉयर जैसा डायरेक्शन देगा, जो बोलेगा वो तुमको करना होगा, क्योंकि तुम एम्प्लॉई हो। उसने तुमको काम पे इसी के लिए रखा है कि वो जो बोलेगा तुमको करना है, जो भी काम के लिए तुमको रखा है। एम्प्लॉई का ड्यूटी होता है एम्प्लॉयर का बात सुनना। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को क्या मिलता है? सैलरी मंथ के एंड पे। जैसे किसी ने एम्प्लॉई ने, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स गया जॉब ढूंढा, उसको जॉब किसने दिया? तो मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड ने काम दे दिया मिस्टर एक्स को, तो एबीसी लिमिटेड हो गया एम्प्लॉयर। क्या हो गया? एम्प्लॉयर। और जो तुम्हारा मिस्टर एक्स है इसने काम लिया तो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय। अब एबीसी लिमिटेड जैसा बोलेगा, जो भी उसका बॉस होगा, वैसा काम मिस्टर एक्स को करना होगा। क्यों करना होगा? बिकॉज मिस्टर एक्स को बोला था एबीसी लिमिटेड ने कि हम तुमको सैलरी देंगे। मान लो 20,000 रुपया पर मंथ इसका सैलरी फिक्स किया था। तो अगर मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड के बोलने पे काम करेगा तब एबीसी लिमिटेड इसको 20,000 देगा। एबीसी लिमिटेड इसका आरपी उतारने के लिए 20,000 इसको देने वाला है नहीं। जो ये काम बोलेगा एबीसी लिमिटेड, वैसा काम मिस्टर एक्स को करना होगा। क्यों? बिकॉज मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय एंड एबीसी लिमिटेड इज एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर जो डायरेक्शन देता है वो एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना होता है। क्यों? बिकॉज तब जाके उसको मिलता है सैलरी। तो ये पहला तरीका होता है पैसा कमाने का, इनकम फ्रॉम सैलरी, जहां पे दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। कहीं पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा और वहां से जो पैसा आएगा उस पैसे को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। खाली शर्त यह है कि जो एम्प्लॉयर बोलेगा एम्प्लॉय को वही काम करना है, तब जाके उसको सैलरी मिलेगा। ये एक तरीका है पैसा कमाने का कि भाई तुम मार्केट में जाओ, जॉब ढूंढो, जॉब तुमको मिल जाएगा तो तुमको मंथली सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ लोगों को ना किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है। वो बोलते हैं अरे भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता हूं, मेरे को जॉब भी नहीं करना है। ऐसा बेसिकली कौन से लोग बोलते हैं? जिनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं पहले से। मान लो कोई इंडिविजुअल है, मैं उस इंडिविजुअल का नाम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में लेता हूं कि वो इंडिविजुअल का नाम है मिस्टर अमित। कि मिस्टर अमित एक इंडिविजुअल है। मान लो मिस्टर अमित के पास 4 घर, 4 हाउस, और चारों घर ना समझ लो मुंबई में, चारों का चारों घर मुंबई में है मिस्टर अमित के पास। अलग लोकेशन पे है। मान लो एक घर उसके पास है मुंबई में कांदिवली में, एक घर उसके पास मान लो मलाड में, एक घर है मान लो उसके पास विरार में, और एक घर है मान लो उसके पास अंधेरी में। तो यहां पे मिस्टर अमित के पास टोटल कितने हाउसेस है? 4। और मान लो कि मिस्टर अमित के फैमिली में, जो मिस्टर अमित का फैमिली है उसके फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, ओनली 4%। खाली 4 लोग मिस्टर अमित के फैमिली में रहते हैं। अब मिस्टर अमित के फैमिली में खाली 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग के लिए 4 घर कोई लॉजिक नहीं है कि 4 लोग 4 जगह पे रहेंगे। एक रहेगा कांदिवली में, एक रहेगा मलाड में, एक अंधेरी में, एक विरार में। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉर्मली फैमिली साथ में रहना चाहता है। हाँ, फैमिली बड़ा होता 20 लोग का, 30 लोग का, 40 लोग का, तो सब अपना अलग अलग घर में रहते। छोटा फैमिली है, एक घर भी इनफ है। और मिस्टर अमित के पास 4 घर है, तो मिस्टर अमित ने क्या किया? अपने फैमिली के साथ ये जो कांदिवली में उसके पास घर है उसमें रहता है।
तो अब जो बाकी का 3 घर है, एक घर है मलाड, एक घर है विरार में और एक घर है अंधेरी में, इसको खाली रख के कुछ फायदा नहीं है उसको। अरे उसका फैमिली तो एक घर में आ गया कांदिवली में, उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, सब कांदिवली में रह रहे हैं, लेकिन जो बाकी का उसका 3 घर है मलाड, विरार और अंधेरी, ये तो खाली है। तो ये घर को बेसिकली लोग क्या करते हैं, तुम्हारे भी हिसाब से अगर तुम्हारे पास 2 घर होगा और तुम्हारा फैमिली अगर एक ही घर में है तो दूसरा घर खाली थोड़ी ना रखोगे, हम उसको क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं। क्या करते हैं, रेंट पे। तो मिस्टर अमित ने क्या किया, जो मलाड में घर है, जो विरार में घर है और जो अंधेरी में घर है, ये तीनों घर को दे दिया रेंट पे। मलाड वाले घर को भी, विरार वाले घर को भी और अंधेरी वाले घर को भी। और मान लो उसने रेंट फिक्स किया मलाड वाले घर का 5000 पर मंथ, विरार वाले घर का 3000 पर मंथ और जो अंधेरी में घर है उसका फिक्स किया 10,000 पर मंथ। तो अब देखो महीने में उसको रेंट से कितना इनकम हो रहा है, 5,000 आ रहा है मलाड से, 3,000 आ रहा है विरार से, 10,000 आ रहा है अंधेरी से। तीनों ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 + 10 18, महीने भर में 18,000 रुपया मिस्टर अमित को आ रहा है। क्यों आ रहा है, अरे बिकॉज मिस्टर अमित के पास घर है, एक घर नहीं है। एक घर होता तो रेंट पे कैसे देता, खुद कहां रहेगा, रोड पे रहेगा, नहीं, उसके पास 4 घर है तो एक घर में अपने फैमिली के साथ रहता है और बाकी 3 घर को उसने कहां दे दिया, रेंट पे दे दिया, मलाड वाले घर को, विरार घर को, अंधेरी घर को। तो अब मिस्टर अमित को हर महीने 18,000 मिलेगा। किससे मिलेगा, अरे जो ये घर में रहेगा, मलाड वाले घर में जो टेनेंट रहेगा, जो भाड़े पे रहता है उसको बोलते हैं टेनेंट। जो टेनेंट मलाड में रहेगा या जो टेनेंट विरार में रहेगा या जो टेनेंट अंधेरी में रहेगा, दे विल पे रेंट टू मिस्टर अमित। वो टेनेंट लोग मिस्टर अमित को रेंट देंगे। तो मिस्टर अमित को हर महीने कितना रेंट आएगा, 18,000। इस इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFSP। तो एक तरीका है पैसा कमाने का, इनकम फ्रॉम सैलरी। तुम जाओ जॉब पकड़ लो, जॉब पे से जो तुमको पगार मिलेगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। या मान लो तुम्हारे पास 4 घर है, एक घर में तुम रहते हो, बाकी 3 घर को तुमने रेंट पे लगा दिया। अब जो रेंट तुमको मिलेगा उस इनकम को बोलते हैं, रेंट वाले इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 2 तरीका हो गया पैसा कमाने का। एक तरीका है इनकम फ्रॉम सैलरी और एक तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा तरीका है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बहुत से लोगों का एम होता है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं क्यों किसी के अंडर में काम करूं, क्यों मेरा कोई एम्प्लॉयर होगा। बहुत से लोगों का ये थॉट होता है कि मेरा कोई मालिक ना हो, मैं क्यों किसी के अंडर में काम करूं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। कोई भी चीज का बिजनेस तो स्मॉल होता है, लार्ज होता है, अनेकों बिजनेस होते हैं। मान लो कोई भाजी भी बेचता है, वो भी एक बिजनेस है। कोई फ्रूट्स बेचता है, वो भी एक बिजनेस है। उसके बाद किसी का अगर स्नैक्स का कोई स्टॉल लगा है, समोसा वड़ा पाव ये सब का, तो वो भी एक तरीके का बिजनेस है। या किसी ने शॉप ओपन किया है तो वो भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस बहुत सारे टाइप के हैं। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मिस्टर रितेश। अब मान लो कोई है मिस्टर रितेश। मिस्टर रितेश को पैसा कमाना है। अब इसके पास ऑप्शन क्या था, सबसे बेसिक ऑप्शन, जाओ जॉब पकड़ लो, तुम तुम्हारे एम्प्लॉयर से सैलरी लो, महीने का जो भी वो तुमको देगा, 10,000 20,000 30,000 जो भी तुम्हारा सैलरी होगा। तो मिस्टर रितेश को नहीं पसंद है जॉब करना। वो बोलता है मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा कि मैं रोज एक ही टाइम पे उठ के जाऊं, अपने बॉस का सुनूं। ठीक है। सेकंड था, मिस्टर रितेश के पास अगर खुद के घर के अलावा कुछ घर होता तो रेंट से पैसा कमाता, लेकिन मिस्टर रितेश के पास एक ही घर है, ओनली 1 हाउस। अब एक ही घर है तो उस घर में तो इसके फैमिली रहती है, उस घर से तो कोई रेंट ये कमा नहीं सकता। आगे मिस्टर रितेश को इंटरेस्ट है बिजनेस में। ये क्या बोलता है, अपना धंधा करेंगे और पैसा कमाएंगे, क्यों किसी और का सुने। अपना बिजनेस करेंगे, 2-3 लोग को काम पे रखेंगे, वो मेरा सुनेंगे, मैं क्यों किसी का सुनूं। मिस्टर रितेश ने अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस सेटअप कर लिया। हम मान लेते हैं कि बिजनेस किस चीज का सेटअप किया, तो मान लेते हैं कि मिस्टर रितेश ने अपना एक दुकान खोल लिया, शॉप खोल लिया। अब मिस्टर रितेश ने दुकान खोल लिया, शॉप। मान लेते हैं कि जो उसका शॉप था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान ओपन किया,
जहां पे वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब चीज का सेलिंग करता है। अब मिस्टर रितेश का काम क्या है? रोज दुकान पे जाए, बिजनेस करे, पैसा कमाए, और बिजनेस करके जो पैसा वो कमाएगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। कि किसी के अंडर में काम नहीं करना, तुमने अपना बिजनेस सेटअप किया, तुमको अपना बिजनेस चलाना है, जो पैसा तुम्हारे पास आएगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे दो चीज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्यों बोला? अरे प्रोफेशन इसलिए बोला कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स मतलब कि जो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करके निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या जो लॉयर्स होते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स है, क्योंकि इन लोगों के पास अपना डिग्री होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान लो उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, डॉक्टर है। हम एग्जांपल लेते हैं कि इस डॉक्टर का नाम है मिस्टर एक्स। और मान लो कि ये जो डॉक्टर है इसने एमबीबीएस कंप्लीट किया, जिसका नाम है मिस्टर एक्स। अब इसने क्या किया? किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं पकड़ा ट्रीटमेंट के लिए। इसने क्या किया? मिस्टर एक्स ने अपना एक क्लिनिक ओपन कर लिया। आपके भी घर के आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं। इसने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया मिस्टर एक्स ने, और उस क्लिनिक में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब वो क्लिनिक किसका है? तो मिस्टर एक्स का। जैसा मिस्टर एक्स चाहेगा वैसा अपने क्लिनिक को चलाएगा। कोई क्लिनिक ओपन करता है 10 बजे, कोई डॉक्टर ओपन करता है 11 बजे, कोई डॉक्टर ओपन करता है 12 बजे, कुछ लोग सुबह भी ओपन करते हैं, शाम को भी ओपन करते हैं। क्यों? बिकॉज वो क्लिनिक उनका पर्सनल होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने अपना क्लिनिक ओपन किया और वो क्लिनिक के अंदर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता। यही अगर मिस्टर एक्स किसी हॉस्पिटल में काम करता तो उसको हॉस्पिटल के हिसाब से चलना होता। हॉस्पिटल में डॉक्टर का आने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को क्या मिलता है? सैलरी। हॉस्पिटल हो गया एम्प्लॉयर और डॉक्टर हो गया एम्प्लॉय। हॉस्पिटल के हिसाब से डॉक्टर काम करेगा और डॉक्टर क्या कमाएगा? सैलरी कमाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं? हॉस्पिटल में काम नहीं करते, अपना क्लिनिक ओपन करते हैं। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इनके पास भी ऑप्शन होता है, या तो कंपनी में काम करे या अपना ऑफिस खोल ले। कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे उनको क्या मिलेगा? सैलरी मंथ के एंड पे। और खुद का ऑफिस अगर ओपन करेंगे तो अपने हिसाब से ऑफिस चलाएंगे। सिमिलरली लॉयर्स के लिए भी होता है, लॉयर भी अपना ऑफिस ओपन करते हैं, अपने ऑफिस को अपने हिसाब से चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब अगर कोई डॉक्टर है जिसने अपना क्लिनिक ओपन किया है, जैसे मिस्टर एक्स ने अपना क्लिनिक ओपन किया, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई लॉयर है, अगर ये लोग अपना खुद का ऑफिस खोलते हैं और वहां पे जो भी पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एक तरीके से सेम ही है। सेम इसलिए है क्योंकि बिजनेसमैन भी किसी के अंडर में काम नहीं करता है, अपना बिजनेस करता है। कुछ सैलरी का बात नहीं है, जितना बिजनेस करेगा, जितना टाइम देगा बिजनेस पे, उतना पैसा कमाएगा। वैसे ही प्रोफेशनल के पास भी ऑप्शन होता है, या तो किसी कंपनी में जॉब कर ले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अपना ऑफिस खोल ले, या कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम पकड़ ले, या खुद का क्लिनिक खोल ले। तो ये होता है तीसरा तरीका पैसा कमाने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहला तरीका है पैसा कमाने का, सैलरी से कमाओ। सेकंड तरीका है तुम्हारे पास एक से ज्यादा घर है तो रेंट से पैसा कमाओ। तीसरा तरीका है तुमको किसी के अंडर में काम नहीं करना, तो तुम अपना बिजनेस सेटअप कर लो, या अगर तुम प्रोफेशनल हो तो अपना क्लिनिक ओपन कर दो, ऑफिस ओपन कर लो। तो ये तीसरा तरीका इनकम का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहला तरीका है तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड तरीका है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा तरीका है तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा तरीका पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ये क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लो तुम्हारे पास कोई एसेट है, एसेट का मतलब कि प्रॉपर्टी, संपत्ति। मान लो तुम्हारे पास एक घर, दो घर है मान लो, एक घर तुम्हारे पास कांदिवली में है और एक घर मान लो तुम्हारे पास मलाड में है। तुमको पैसे का रिक्वायरमेंट लगा, पता नहीं तुमको किस चीज का रिक्वायरमेंट था, लेकिन तुमको पैसे का रिक्वायरमेंट लगा। तुमने क्या किया? ये जो मलाड में तुम्हारे पास घर था, जो तुम्हारे पास मलाड में घर था, तुमने क्या किया? अपने मलाड वाले घर को सोल्ड कर दिया। और सोल्ड कितने में किया?
तो तुमने मलार वाले घर को सोल्व कर लिया फॉर एग्जाम्पल 25 लाख में, 25 लाख में सोल्व कर लिया। तुमको कोई प्रॉब्लम था, तुमने तुम्हारे घर को सोल्व कर दिया। चलो हम यहां पे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि कोई मिस्टर आशीष है, अब मिस्टर आशीष को पैसे का रिक्वायरमेंट था, 2 घर था उसके पास कांदिवली में, मलार में। मिस्टर आशीष ने बहुत हाथ पांव मारा, कहीं से उसको पैसा नहीं मिला। अब इसके पास क्या था, अब सोचा मेरे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेच देता हूं। जो मलार में घर था, मिस्टर आशीष ने वो घर बेच दिया। अब मान लो कि मिस्टर आशीष ने वो घर बेच दिया, कोई मिस्टर वाई था उसको, मिस्टर वाई ने घर लिया, मिस्टर आशीष ने सेल किया। तो मिस्टर आशीष ने सेल किया और मिस्टर वाई ने परचेस किया, तो जाहिर से बात है जो खरीदता है वो पैसा देता है। मिस्टर वाई ने मिस्टर आशीष को पे किया 25 लाख। अब मिस्टर आशीष के पास कितना रुपया आया, 25 लाख। ये 25 लाख कैसे आया, ना तो उसको सैलरी के रूप में आया, सैलरी के रूप में आता तो हम बोलते इनकम फ्रॉम सैलरी, ना तो उसको रेंट मिला। अरे घर को बेचा है, घर को भाड़े पे नहीं लगाया। भाड़े पे लगाता तो जैसे मैं तुमको पहले बताया था, किसी के पास 4 घर है, एक घर में रहता है, 3 घर को रेंट पे लगा दिया, तो 3 घर से रेंट जो मिलेगा उस रेंट को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इस केस में वो क्या कर रहा है मिस्टर आशीष, मिस्टर आशीष ने अपना घर बेच ही दिया, सोल्ड कर दिया। अब कभी वो घर उसका नहीं होगा। घर को बेच के मिस्टर आशीष के पास कितना रुपया है, 25 लाख। इस इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक ही एसेट नहीं है घर को बेचना, घर के अलावा बहुत सारे एसेट होते हैं, ज्वेलरी होता है, उसके बाद तुम्हारा कार, बाइक, ये सब तुम्हारे एसेट है। तो कोई भी एसेट अगर तुम बेचोगे और वहां से तुमको जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो एक तरीका पैसा कमाने का, तुम कहीं पे जॉब करो तो इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा तरीका पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास घर है, रेंट पे लगा दो, भाड़ा आएगा। तीसरा तरीका, तुमको किसी के अंडर में काम नहीं करना है तो खुद का बिजनेस कर लो, वहां से तुमको पैसा आएगा। प्रोफेशनल हो तो खुद का ऑफिस ओपन कर दो, वहां से तुमको पैसा आएगा। चौथा है तुम्हारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लो तुम्हारे पास कोई एसेट है, तुमने तुम्हारे एसेट को सेल कर दिया, तो तुमको उस सेल करने पे जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और लास्ट सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे बाकी सब तो पढ़ के समझ आ रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी में कि सैलरी से इनकम है। सेकंड समझ में आ रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कि तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। थर्ड तुम्हारा समझ में पढ़ के समझ में आ रहा था इनकम फ्रॉम बिजनेस से कि यहाँ पे बिजनेस से इनकम है। चौथा भी हमको समझ में आ रहा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कि कोई कैपिटल चीज बेचा, एसेट बेचा, वहां से इनकम है। पांचवा चीज देखो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब, अरे पैसा कमाने का खाली दुनिया में यही 4 तरीका थोड़ी है कि सैलरी, तुम कहीं पे काम कर लो, या हाउस प्रॉपर्टी कहीं से रेंट कमा लो, या बिजनेस करके पैसा कमाओ, या एसेट बेच के। ये 4 तरीके के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। अब ये बहुत सारे तरीके क्या है तो बहुत सारे, वो हम पूरा बाइफरकेशन में पढ़ेंगे बाद में कितने तरीके हैं पैसा कमाने के। लेकिन बेसिकली 2-3 चीज देखो, बहुत से लोग ब्याज पे पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट पे। मनी लेंडर्स लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसा लगाते हैं इंटरेस्ट पे। वो क्या करते हैं, मार्केट में जिनको भी ब्याज पे पैसा चाहिए होता है तो मनी लेंडर लोग उनको इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर जेड के घर में मान लो मैरिज है, शादी है किसी की, और मिस्टर जेड को वो शादी के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख। अब मान लो मिस्टर जेड के पास 10 लाख रुपया नहीं है, तो मिस्टर जेड जहां पे रहता है वहां पे एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर, मिस्टर जेड मनी लेंडर के पास गया, उसको क्या बोला, मेरे घर में शादी है, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। मनी लेंडर क्या बोलता, ठीक है मैं तुमको 10 लाख रुपया देता हूं, लेकिन उस पे मैं क्या लूंगा, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, ब्याज। अब वो ब्याज कोई भी परसेंटेज से ले सकता है, 2% ले, 3% ले, 4% ले, जो भी ले, वो डिपेंड करता है मनी लेंडर के ऊपर। तो मिस्टर जेड ने 10 लाख रुपया ब्याज पे लिया, और मिस्टर जेड क्या करेगा, हर महीने वो ब्याज किसको पे करेगा, मनी लेंडर को। अब वो जो मनी लेंडर है उसको इनकम हुआ कि नहीं, क्या इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट। मतलब जो मनी लेंडर है वो ब्याज से पैसा कमा रहा है। अब ब्याज से पैसा कमा रहा है, वो ना तो सैलरी में आएगा,
ना वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। ब्याज से जो पैसा कमा रहा है वो तुम्हारा आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उसके अलावा एक तो होता है ब्याज से पैसा कमाना, उसके बाद एक चीज तुमने सुना होगा डिविडेंड, कि बहुत से लोग डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। और डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, तो पहले मैं तुमको बता देता हूं। मार्केट में कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, बहुत सारे कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को सोल्ड करते हैं। जब उनको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को, मार्केट में शेयर्स बेचते हैं। जो भी कंपनी का शेयर्स परचेज करता है, जो भी परचेज करता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी का शेयर परचेज करता है, ठीक है। कंपनी ने अपना शेयर बेचा, शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा। अरे हर शेयर का एक दाम होता है, 10 रुपया 20 रुपया। मान लो कंपनी ने 20 रुपए में अपना शेयर बेचा। मान लो किसी ने तो कंपनी का शेयर बेचा, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने 20 रुपए में अपना शेयर बेचा। मान लो XYZ लिमिटेड का जो 20 रुपए का शेयर था ये परचेज किया। मान लो किसने परचेज किया, तो कोई मिस्टर प्रथमेश है, मान लो उसने परचेज किया 20 रुपए का शेयर। और मिस्टर प्रथमेश ने जब 20 रुपए का शेयर परचेज किया तो मिस्टर प्रथमेश को हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर, कि उसने XYZ लिमिटेड का शेयर को परचेज किया। और मिस्टर प्रथमेश को दान नहीं करना था तो उसने 20 रुपए का शेयर खरीदा। कुछ तो एम होगा शेयर खरीदने के पीछे। एम क्या होता है? जब कंपनी को, जैसे XYZ लिमिटेड है, जब इसको प्रॉफिट होगा, ईयर के एंड पे अपना ये बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अगर XYZ लिमिटेड को प्रॉफिट होगा तो अपने प्रॉफिट में से ये कुछ हिस्सा देते हैं शेयर होल्डर को। मतलब XYZ लिमिटेड अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पे करेगा मिस्टर प्रथमेश को, और वो हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो एक तरीका होता है पैसा कमाने का, डिविडेंड। तुम्हारे पास पैसा है, तुम कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तुमको वहां से डिविडेंड आते रहेगा। तो डिविडेंड जो इनकम है वो ना तो सैलरी में आएगा, ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, ना कैपिटल गेन में आएगा। वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इंटरेस्ट हुआ या डिविडेंड हुआ, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एक और एग्जांपल ले लो, बैटिंग। बहुत से लोग बैटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो कोई भी अगर बैटिंग या गैम्बलिंग से पैसा कमाता है, कि किसी ने जुआ खेला, हॉर्स के रेस पे पैसा लगाया, या मैच में पैसा लगाया, या मान लो कहीं पे जाके पैसा जीता है, समझ लो कोई कौन बनेगा करोड़पति में गया और वहां पे उसने 1 करोड़ रुपया जीत लिया। तो वहां से जो उसने 1 करोड़ रुपया जीत लिया, तो ऐसे सब इनकम को बोलते हैं विनिंग्स। विनिंग्स बोलते हैं ऐसे सब इनकम को, चाहे बैटिंग से जीते, चाहे गैम्बलिंग से जीते, चाहे कोई म्यूजिक शो में जीते, चाहे कौन बनेगा करोड़पति में जीते, या कोई बिग बॉस में गया, वहां पे उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ये जो विनिंग्स का इनकम है, फिर से कोई बिग बॉस में गया और वहां पे उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। अरे तो बिग बॉस में जाके उसने काम थोड़ी किया, तो सैलरी में तो काउंट होगा नहीं। ना उसने कोई भाड़ा कमाया, ना वो हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ना उसने बिग बॉस में जाके कोई बिजनेस किया, तो ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में काउंट होगा। ना उसने बिग बॉस में जाके कोई एसेट बेचा, तो कैपिटल गेन में भी काउंट नहीं होगा। तो फिर से अगर बिग बॉस में जाके वो प्राइस कमाता है, कौन बनेगा करोड़पति में प्राइस कमाता है, तो वो इनकम भी तुम्हारा आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनकम है। तो टोटल अगर कोई इंडिविजुअल को इनकम कमाना है तो ये 5 तरीका होता है इनकम कमाने का। एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तुम जाओ किसी के अंडर में काम कर लो, मंथ के एंड में तुमको सैलरी मिल जाएगा। सेकंड तरीका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो तुम्हारे पास 4 घर है, एक घर में खुद रहो, 3 घर को रेंट पे लगा दो, 3 घर से रेंट आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत से लोग नहीं काम करना चाहते हैं किसी के अंडर में, तो अपना बिजनेस करते हैं, या जो प्रोफेशनल होते हैं अपना ऑफिस खोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत से लोग अपना एसेट बेचते हैं, तो वहां से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और बहुत से लोग ब्याज से पैसा कमाते हैं, डिविडेंड से पैसा कमाते हैं, या विनिंग से पैसा कमाते हैं बैटिंग गैम्बलिंग करके, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत सारे इनकम है, इसका अलग से हम चैप्टर ही पूरा पढ़ने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो ये टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान खाली एक ही तरीके से पैसा कमा सकता है, एक इंसान 2-3 तरीके से ही पैसा कमाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई मिस्टर वाई कहीं पे जॉब करता है।
मिस्टर वाई जॉब करता है, इसके जॉब का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 10 AM से शाम के लेकर 5 बजे तक, 10 AM to 5 PM। मिस्टर वाई जॉब करता है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और मिस्टर वाई को उस पर जॉब पे से सैलरी मिलता है 15,000 पर मंथ। हर महीने 15,000 रुपया मिस्टर वाई सैलरी के रूप में कमाता है। 5 बजे घर पे आ जाता है, उसको मन नहीं लगता है घर पे। उसने क्या किया, 5 बजे के बाद 6 बजे से भाजी बेचना चालू कर दिया। उसने अपने घर के आसपास वेजिटेबल्स बेचना चालू कर दिया। अब मिस्टर वाई क्या करता है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सेल करता है वेजिटेबल्स। जब वो जॉब करके आता है, जॉब करने के बाद वो वेजिटेबल्स बेचता है, तो 6 बजे से 10 बजे तक जो भी उसका वेजिटेबल्स बिकता है, तो मान लो वेजिटेबल्स बेच के महीने भर में 6 से 10 में वो कमा लेता है 10,000 रुपए। हर महीने भाजी बेच के वो 10,000 रुपया कमा लेता है। उसके अलावा मान लो जो मिस्टर वाई है, इसके पास 3 घर है। 3 घर है, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। मिस्टर वाई क्या किया, अपने फैमिली के साथ एक घर में रहता है, बाकी का 2 घर जो है वो रेंट पे दे दिया। मान लो मिस्टर वाई को दोनों घर का मिला के महीने का रेंट आता है 20,000 रुपया पर मंथ इसको रेंट आता है। अब देखो मिस्टर वाई ने 3 तरीके से पैसा कमाया। जॉब करके पैसा कमाया 15,000 रुपया हर महीने, भाजी बेच के पैसा कमाया हर महीने 10,000। ये भाजी बेचने को क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि उसने बिजनेस करके 10,000 रुपया कमाया, और रेंट से कमाया हर महीने 20,000। उसका महीने का इनकम अगर हम देखें तो कितना हो गया, 15,000 हो गया सैलरी से, 10,000 हो गया बिजनेस से, और 20,000 हो गया रेंट से, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये तीनों मिला के उसका महीने का इनकम कितना हो गया, तो 45,000। अब ये 45,000 उसने सैलरी से थोड़ी कमाया, ना उसने बिजनेस करके कमाया, ना उसने भाड़े से कमाया, उसने तीनों मिला के कमाया। मान लो कभी बहुत पैसा आ गया तो इसने ब्याज पे पैसा लगा दिया, तो मान लो महीने का उसको ब्याज आता है 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया और उसका इनकम बढ़ गया, इस 1,000 को क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो एक इंसान अगर चाहे तो एक तरीके से ही पैसा कमा सकता है। बहुत से लोग खाली जॉब करते हैं तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, बहुत से लोग खाली बिजनेस करते हैं तो वो हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एक इंसान अगर चाहे तो एक तरीके से ही पैसा कमा सकता है, या तो उसके पास 5 तरीके हैं, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो 5 तरीके से इनकम कमाए। तो ये है तुम्हारा 5 टाइप्स ऑफ इनकम। तो फिर से जो तुम्हारा टैक्स है 2 पार्ट्स में था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ऑन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमको पता होता है कि हम गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं टैक्स, और हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली पे नहीं करते, हम किसको पे करते हैं, शॉपकीपर को, वो पे करता है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स अभी हमको देखना नहीं है, ये बाद में हमारा सिलेबस है। अभी हमारा सिलेबस क्या है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। टैक्स तो बाद का चीज, पहले हमको देखना है इनकम। तो इनकम कितने टाइप के, 5 टाइप के। इनकम फ्रॉम सैलरी, कहीं पे जॉब करके पैसा कमाओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास घर है तो रेंट से पैसा कमाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, खुद का बिजनेस करो या खुद को ऑफिस खोल के पैसा कमाओ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तुम एसेट बेच के पैसा कमाओ। और अगर तुम कोई अदर तरीके से पैसा कमाते हो, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, तो वो सब आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और एक इंसान एक सोर्स से ही पैसा कमा सकता है, एक से ज्यादा सोर्स से ही पैसा कमा सकता है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।